हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजेंद्र सर में। दोस्तों तो आइए आज हम अध्ययन अध्यापन की कड़ी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत से बच्चों का फोन मैसेज आ रहा था कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आगामी जो DSSP की जो वैकेंसी आ रही है PRT की, TGT PGT की, उसमें जो पेडागोजी का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत ये बहुत अहम भूमिका ये टॉपिक निभाता है। और यहाँ से हमेशा 2 से 3 सवाल, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन जाके पिछले पेपर का आप देख सकते हैं। हमेशा पेडागोजी के अंतर्गत जहाँ भी पेडागोजी पूछी जाती है, या CTET हो, चाहे DSSB में हो, चाहे आपका NBS पे हो, है ना, चाहे TGT के लिए, चाहे PGT के लिए, चाहे PRT के लिए हो, हर जगह जो यहाँ पेडागोजी का जो सेक्शन है वहाँ पेडागोजी वाला भी सेक्शन में हमेशा यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों, है ना। इस टॉपिक का नाम क्या है, मैंने आप थंबनेल पे देखा होगा, विकास डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास पर बहस। अच्छा, विकास पर बहस का मतलब क्या होता है? झगड़ा मार करने वाला सिस्टम ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ सिस्टम यह है सर कि विकास की जो प्रकृति होती है, विकास के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है, जो लोग नहीं देखे होंगे विकास की वीडियो, वो लोग जाकर के प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहां से अवश्य देख लीजिएगा। विकास की वीडियोस, विकास के सिद्धांतों की आप थ्योरी देख लेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। उसी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास पर बहस। विकास पर बहस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि विकास के अंतर्गत, विकास के सिद्धांत के अंदर विकास के जो जितने भी पक्ष होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विकास के बारे में कुछ बातें बताएं तो आप जानते हैं विकास मां के गर्भ से शुरुआत हो जाता है, गर्भावस्था से बालक का विकास शुरुआत हो जाता है, और जानते हैं बालक का जन्म होता है और बालक इस वातावरण में जब तक जीवित रहता है तब तक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। यानी विकास एक आजीवन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो मां के गर्भ से शुरुआत होती है, गर्भावस्था से शुरुआत होती है। क्लियर है? अब जो विकास आजीवन चलता है, इसमें अलग अलग अवस्थाओं के अंतर्गत विकास के अंदर कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो कुछ बहस है, कुछ डिबेट है विकास की परिप्रेक्ष्य पे कि सर क्या हमेशा विकास निरंतर चलता है क्या? क्या हमेशा विकास विशिष्ट होता है क्या? क्या हमेशा विकास अस्थायी होता है क्या? है ना, तो क्या कभी विकास स्थिर भी होता है या नहीं होता है, केवल निरंतर चलता ही रहता है? ये तमाम मुद्दे हैं विकास के प्रति जो हमेशा बीच में जो उड़ते रहते हैं। तो उसी तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ से विकास डिबेट और डेवलपमेंट, यानी विकास के बहस के अंतर्गत हम 4-5 डिबेट की चर्चा करेंगे, 4-5 बहस की हम चर्चा करने वाले हैं जो विकास पर बहस के तौर पे देखी जाती है। और यहाँ से दोस्तों सवाल हमेशा बनते हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ कि आपको पेडागोजी का जो सेक्शन है हमेशा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप एकदम कंफर्म हो जाइए, है ना। इसको बढ़िया से अगर आपने समझ लिया तो आसानी से 2-3 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो आइएगा देखिएगा आज का जो टॉपिक क्या है ना, देखिएगा। मैंने बोला कि डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास पर बहस बोली, चाहे विकास पर संवाद बोली, चाहे विकास पर विवाद बोलिए, सब बात लगभग एक ही है कि क्या है विकास पर विवाद। कुछ 4-5 पॉइंट बिंदुओं के माध्यम से हम विकास पे विवाद पर बहस करेंगे और अंत में उसको आपको निष्कर्ष निकाल के बताएंगे कि हाँ इसका निष्कर्ष निकल के क्या आता है हमारे सामने, कहना ये चाहते हैं। क्लियर है? देखिएगा, जो सबसे पहला डिबेट है, जो सबसे पहला विकास पर बहस है, उसको हम कहते हैं प्रकृति बनाम पोषण विवाद कहते हैं। प्रकृति बनाम पोषण विवाद या नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट बोला जाता है। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट बोला जाता है। बात यहां तक क्लियर है? आप समझ गए इतनी बातें, है ना। आई बात और जान लीजिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला डिबेट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये पहला डिबेट आप समझ लीजिए कि मतलब जितना मैं कहूं उतना कम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि आप जानते हैं यह, मैं आपसे बताऊं, आप सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैं आपसे कहूं हर साल सीटेट का जितनी बार पेपर होता है, हर बार एक क्वेश्चन इसी डिबेट से आता है और हर साल आता है, हर पेपर में आता है। और मैं यहां से आपसे बताऊं, जहां भी पेडागोजी का जो सेक्शन होता है वहां पे हमेशा क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं, इस डिबेट से हमेशा क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको विकास को प्रभावित करने कारक की जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसके अंतर्गत भी मैंने इस बात की आपको चर्चा किया है, लेकिन यहाँ हम स्पेशल इसी डिबेट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है प्रकृति पोषण विवाद, क्या है नेचर एवं नर्चर डिबेट किससे कहते हैं, क्या दोनों विवाद का है, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, अगर हम दोस्तों प्रकृति की बात करें तो दोस्तों यहाँ प्रकृति का तात्पर्य किससे होता है? तो प्रकृति का तात्पर्य होता है प्रकृति का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है? तो हमारे प्रकृति का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों? तो वंशानुक्रम से होता है। किससे होता है? एक सेकंड। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति का तात्पर्य किससे होता है? तो प्रकृति का तात्पर्य हमारे किससे है? तो वंशानुक्रम से होता है। यानी प्रकृति का तात्पर्य हमारे किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है।
है ना। प्राकृतिक तात्पर्य हमारे वंशानुक्रम से होता है, लेकिन अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है, हमारे वातावरण से होता है। यानी प्रकृति, ये दोस्तों आपसे ये भी सवाल पूछता है कि प्रकृति पोषण विभाग के अंतर्गत प्रकृति से संबंध किसका है, तो वंशानुक्रम का है। प्रकृति पोषण विभाग के अंतर्गत पोषण से संबंध किसका है, तो वातावरण का है। यहां से भी सीधे सीधे सवाल दोस्तों बन जाते हैं। तो प्रकृति का तात्पर्य यहाँ वंशानुक्रम से ही, पोषण का दोस्तों क्या है, वातावरण से है। अभिवाद मतलब आप जानते हैं डिबेट, संवाद या झगड़ा विवाद, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी, अगर हम वंशानुक्रम की बात करें, जो वंशानुक्रम के जो जीव वैज्ञानिक हैं उनका एक कहना था कि बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है। जो वातावरणीय वाले वैज्ञानिक थे उनका कहना था भाई ऐसा नहीं है, बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है। ये बात ध्यान रखना, जहां केवल केवल लगा वहां मामला गड़बड़ वाला है। दोनों अपनी 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 बात कर रहे हैं कि केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, एक कर रहे केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, लेकिन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं ये दोनों अपने अपने जगह पर। अगर हम एक की बात करेंगे तो एक से कभी भी प्रकृति विकास की फॉलो होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है बालक का विकास। इसलिए इस दोनों के बीच में झड़प हुई, बहुत सी विवाद हुआ कि क्या बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, क्या बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है या वातावरण जिम्मेदार होता है, क्या दोनों की भागीदारी होती है, क्या होता है। इसी डिबेट के बारे में आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं, कहना ये चाहते हैं। बात क्लियर है, तो बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर हम बालक के विकास की बात करें, बालक के विकास मां के गर्भ से शुरुआत हो जाता है। यहाँ दोस्तों वंशानुक्रम, यहाँ प्रकृति का तात्पर्य दोस्तों किससे है, वंशानुक्रम से है। पोषण का दोस्तों किससे, तो वातावरण से है। वंशानुक्रम क्या है दोस्तों, आप जानते हैं वंशानुक्रम हमारे शरीर के अंदर, अब जो हमारा जो डीएनए होता है, हमारे शरीर में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उस 23 जोड़े गुणसूत्र में जो 1 से 22 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, उस 1 से 22 गुणसूत्र को दोस्तों हम ऑटोसोम्स कहते हैं। उसी के अंदर क्या होता है, बालक का आनुवंशिक लक्षण होता है। अब 1 से 22 गुणसूत्र के अंतर्गत जो हमारा आनुवंशिक लक्षण है, उसी के आधार पर दोस्तों क्या होता है, बालक का विकास होता है। लेकिन 1 से 22 गुणसूत्र में जो आनुवंशिक लक्षण विद्यमान है बालक के शरीर के अंतर्गत, जो उसको जन्मजात रूप से पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, अगर उसके पालन पोषण की हम बात करें दोस्तों, तो उसका पालन पोषण कौन करता है, तो वातावरण करता है। इसका मतलब हम ये बात देख पा रहे हैं कि अगर कहने का मतलब क्या है भाई, अगर बालक की आनुवंशिक क्षमताओं के अंदर कोई आनुवंशिक क्षमता बालक के पास है, लेकिन सर अगर उस क्षमता को विकसित होना है, डेवलपमेंट होना है बालक के अंतर्गत, तो उसको क्या चाहिए, तो उचित वातावरण चाहिए। अगर उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो वह क्षमता बालक के अंदर कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। दोस्तों हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ तो बालक के विकास में वंशानुक्रम भी जिम्मेदार हो रहा है और बालक के विकास में वातावरण भी दोस्तों जिम्मेदार हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बालक के विकास में दोस्तों क्या होता है, जो वंशानुक्रम जो वातावरण होता है, इन दोनों की दोस्तों क्या होती है, जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। दोनों की जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया होती है वंशानुक्रम वातावरण की। जब दोनों की जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, जब दोनों की अंतःक्रियाएं होती है, दोनों की जब अंतःक्रियाएं होती है दोस्तों, इसका जो परिणाम निकल के आता है दोस्तों, उसी को दोस्तों हम और आप क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, या दोस्तों क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। यानी हम कहने का चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आपको व्याख्या स्पष्ट करके लिखा हुआ है, कहने का चाहते हैं, देखिएगा प्रकृति से तात्पर्य वंशानुक्रम से है, जिसमें आनुवंशिक क्षमताएं होती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, क्लियर है। और पोषण से तात्पर्य वातावरण से है, जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करता है। दोस्तों तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष यह निकल के आता है, इस डिबेट का, इस बहस का निष्कर्ष यह निकल के आता है क्या, कि विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि बालक के विकास में जितना वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, बालक के विकास को जितना वंशानुक्रम प्रभावित करता है, उतना ही वातावरण भी करता है। एक बात और कहते हैं दोस्तों, हम इस बात को कभी भी माप नहीं सकते हैं किसी बालक में वंशानुक्रम का विकास कितना, वंशानुक्रम कितना प्रभावित कर रहा है, वातावरण कितना प्रभावित कर रहा है। दोस्तों ये मापना संभव नहीं है। कभी कभी किसी बालक में वंशानुक्रम ज्यादा हो जाता है, वातावरण कम हो जाता है, और कभी कभी किसी बालक में वातावरण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, वंशानुक्रम दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इस सभी इसका सार एक तर्क में और आपको दो दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा विकास के अंदर, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाया है किसकी दोस्तों, तो आर.एस. वुडवर्थ की। आर.एस. वुडवर्थ महोदय की दोस्तों मैंने एक परिभाषा लिखवाया है। आज जो आर.एस. वुडवर्थ की दोस्तों मैंने परिभाषा लिखवाया है वो क्या कहते हैं कि विकास दोस्तों क्या है, विकास मैंने आपको बताया है विकास वंशानुक्रम एवं
वातावरण का क्या है दोस्तों, गुणनफल है। विकास वंशांकन एवं वातावरण का दोस्तों क्या है, गुणनफल है। यानी दोनों के क्या है दोस्तों, मिला जुला स्वरूप है। यानी बालक के विकास में वंशांकन भी जिम्मेदार होता है और बालक के विकास में वातावरण भी जिम्मेदार होता है। बालक के विकास को वंशांकन भी प्रभावित करता है और बालक के विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है। इन दोनों की अहम भूमिका होती है और दोनों की दोस्तों क्या होती है, पारस्परिक जटिल अंतःक्रिया होती है। इसका जो परिणाम निकल गया था दोस्तों, वही बालक का विकास होता है। तभी बालक का विकास संभव हो पाता है, अन्यथा बालक का विकास कभी संभव नहीं हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको व्याख्या दिया है। दोस्तों एक बार कमेंट करिएगा आपको ये व्याख्या कैसी लगी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों हमेशा सवाल बनते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला डिबेट जो मैंने आपके समक्ष इसकी चर्चा कर दिया है। क्लियर है? आइएगा अब अगला देखिएगा दोस्तों। अब जो अगला डिबेट हमारे सामने है दूसरा, अब जो दूसरा डिबेट हमारे सामने हुआ, डिबेट दूसरा जो बहस विकास पर जो बहस है, जो विकास पर जो दूसरा संवाद है वो कौन सा है दोस्तों? वह है जिसको हम कहते हैं निरंतरता, जिसको कहते हैं निरंतरता बनाम अनिरंतरता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। बात क्लियर है ना? निरंतरता बनाम अनिरंतरता, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब यह होता है सर, इस डिबेट का, इस बहस का तात्पर्य क्या है विकास से? इस बहस या इस डिबेट का तात्पर्य विकास से यह है कि ये कहता सर कि विकास क्या हमेशा निरंतर होता है क्या? विकास क्या हमेशा निरंतर होता है या कभी अनिरंतर भी होता है? भाई कहने का मतलब क्या है, आपने विकास, मैंने आपको विकास करता एक परिभाषा बताया हुआ किसका, बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर दोस्तों क्या कहते हैं विकास के बारे में? विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है विकास? लगातार एवं धीमी प्रक्रिया है। यानी विकास लगातार चलता है, विकास निरंतर चलता है लेकिन धीमा धीमा चलता है, ऐसा स्किनर कहते हैं। लेकिन क्या सर बालक का विकास क्या हमेशा निरंतर चलता रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको तर्क देता हूं। इसका तर्क यह है सर कि विकास कुछ पक्षों में, कहना क्या चाहते हैं, विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता है। विकास आजीवन चलता है लेकिन एक ही विकास के एक ही पक्ष में विकास आजीवन नहीं चलता, बल्कि विकास के अलग अलग पक्षों में विकास जाकर के विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में विकास दोस्तों क्या चलता है, निरंतर चलता है, और दोस्तों कुछ क्षेत्रों में विकास का चलता है और निरंतर चलता है। इसका मतलब क्या है, विकास के कुछ पक्षों में विकास के कुछ पक्षों में विकास निरंतर आजीवन चलता है और विकास के कुछ पक्षों में विकास अनिरंतर चलता है। यानी कुछ समय तक निरंतर चलता है, उसके बाद अनिरंतर हो जाता है। कहना ये चाहते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेंगे पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। बात देखिएगा, एग्जाम्पल के तरीके से आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल क्या है, बात को समझिएगा दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं देखिएगा, है ना, बात को समझिए। अगर निरंतरता की बात करें, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने अभी स्किनर का आपको तर्क दिया कि विकास क्या है, आजीवन चलता है। जैसे मैं आपसे बात करूं दोस्तों, जीन पियाजे का संगत विकास का सिद्धांत, जो बालक का संगत विकास का सिद्धांत होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बालक का होता है, क्या वो बालक कभी रुकता है क्या? बालक तो हमेशा सीखता है, हमेशा बालक का ज्ञान संज्ञान का विकास होते रहता है। तो विकास क्या चल रहा है, निरंतर चल रहा है। लेकिन सर आप बताइए, क्या बालक का जो शारीरिक विकास है, बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, क्या वो भी लगातार चलता है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बालक का जो शारीरिक विकास है वह दोस्तों किशोरावस्था में एडोलेसेंस स्टेज में बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है दोस्तों वह रुक जाता है, क्योंकि वह शारीरिक विकास दोस्तों क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। यानी ये दोस्तों कौन सा डिबेट था हमारे सामने, निरंतरता बनाम और निरंतरता। यानी विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में चलता है, केवल एक क्षेत्र में नहीं चलता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में निरंतर चलता है और कुछ क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, अनिरंतर चलता है, कहना ये चाहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगला डिबेट देखिएगा, जो अगला डिबेट दोस्तों हमारे सामने है ना, जो अगला डिबेट हमारे सामने है वो तीसरा, वो कौन सा है, स्थिरता बनाम परिवर्तन। क्या है दोस्तों, स्थिरता बनाम परिवर्तन डिबेट बोलते हैं, या स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज डिबेट कहा जाता है। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज डिबेट कहा जाता है, स्थिरता बनाम परिवर्तन विवाद कहते हैं। बात कर रहे हैं, अब बात को समझिएगा। कहना क्या चाहते हैं भाई, अब स्थिरता बनाम परिवर्तन, क्या बालक का विकास स्थिर होता है क्या?
या बालक का विकास क्या हमेशा परिवर्तनशील होता है क्या? इसी दोनों में भी डिबेट है। क्या बालक का विकास हमेशा परिवर्तन होता रहता है, या बालक का विकास दोस्तों स्थिर होता रहता है, या स्थिर होता है बालक का विकास? इस पर भी हमें चर्चा करना है, इस पर भी हमें बहस करना है कि हम क्या बालक का विकास स्थिर होता है या बालक का विकास क्या होता है दोस्तों, तो परिवर्तनशील होता है ना? इस बात को समझिएगा। अब बात को समझिएगा दोस्तों, कहने का चाहते हैं कि विकास के पक्ष, मैंने क्या लिखा कि विकास के पक्ष क्या होते हैं? विकास के पक्ष पहले परिवर्तनशील होते हैं, यानी विकास के जितने भी पक्ष होते हैं दोस्तों शुरुआत में क्या होते हैं? वो परिवर्तनशील होते हैं। शुरुआत में सब में चेंज तो होगा ही, शुरुआत में सब में बदलाव होगा, तो शुरुआत में सब में चेंज होगा, तो विकास के पक्ष पहले परिवर्तनशील होते हैं और दोस्तों बाद में क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? बाद में स्थिर हो जाते हैं। जैसे कहना चाहते हैं, सोचिएगा, बालक का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बालक का व्यक्तित्व विकास। भाई बात व्यक्तित्व दोस्तों क्या होता है? पहले परिवर्तनशील होता है, लेकिन सर दोस्तों बाद में क्या हो जाता है? बाद में किशोरावस्था के बाद एक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। कि जो किशोर बालक है, किशोर बालक बालिकाएं, हम समझ जाते हैं किशोरावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं शुरुआत में तो परिवर्तनशील होगा, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा? स्थिरता हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। कैसे समझिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल युंग। सिग्मंड फ्राइड के शिष्य हुआ करते हैं कार्ल युंग महोदय, और कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। दोस्तों क्या हो रहा है? परिवर्तनशील हो रहा है, लेकिन अंत में जाकर के स्थिर हो जा रहा है। शैशवावस्था में अंतर्मुखी, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी और किशोरावस्था में उभयमुखी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी बालक का विकास क्या होता है दोस्तों? इससे कुछ विकास के पक्ष स्थिर भी होते हैं और दोस्तों कुछ विकास के पक्ष क्या होते हैं? परिवर्तनशील भी होते हैं। अर्थात विकास के पक्ष पहले परिवर्तनशील होते हैं और बाद में दोस्तों क्या हो जाते हैं? स्थिरता प्रदान कर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप इस डिबेट को भी, इस बहस को भी दोस्तों समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट से तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों हमेशा पेडागोजी में सवाल पूछा रहता है। अगला दोस्तों डिबेट हमारे सामने है क्या? सक्रियता बनाम निष्क्रियता। क्या कह रहा है? पॉइंट क्या कह रहा है? सक्रियता बनाम निष्क्रियता, एक्टिविटी वर्सेज स्पेसिफिसिटी, है ना? तो कह रहा है सक्रियता बनाम निष्क्रियता डिबेट क्या कहता है? ये बहस विकास के बारे में क्या कहता है, बात को समझिएगा। ये कहता है सर क्या विकास हमेशा सक्रिय होता है क्या? क्या विकास कभी निष्क्रिय भी होता है? तो बात को समझिएगा, सर विकास हमेशा सक्रिय नहीं होता, सर विकास निष्क्रिय भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? विकास के कुछ पक्ष क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। विकास के कुछ पक्ष दोस्तों क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और बाद में वह पक्ष दोस्तों क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी शुरुआत में विकास के पक्ष क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं, लेकिन वही विकास के पक्ष दोस्तों बाद में क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों यह कौन सा डिबेट कहलाता है? कौन सा बहस है आपका? तो सक्रियता बनाम निष्क्रियता डिबेट दोस्तों इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता बनाम निष्क्रियता दोस्तों डिबेट कहा जाता है। बात कर रहे हैं ना? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्लियर है? यानी शुरुआत में विकास के पक्ष क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और दोस्तों बाद में क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। भाई सारे विकास क्या है? जब शुरुआत में सारे विकास हो रहा है तो सक्रिय होता है और दोस्तों वही 40 साल 50 साल 50 साल के बाद दोस्तों क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगला डिबेट जो हमारे सामने अंतिम डिबेट कह रहा है, सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ। सार्वभौमिकता बनाम समझ, यूनिवर्सिटी वर्सेस क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, है ना? तो ये डिबेट कहता क्या है? सर कुछ क्षेत्रों में कह रहा है सर कि कुछ क्षेत्रों में विकास क्या होता है? कुछ क्षेत्रों में दोस्तों विकास क्या होता है? कुछ क्षेत्रों में विकास सार्वभौमिक होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में विकास दोस्तों क्या होता है? विशिष्ट संदर्भ में होता है। इसका दोस्तों मतलब क्या है? इस बात को समझिएगा। इसका मतलब यह है, ये जो दोस्तों सार्वभौमिकता है, जो यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक सिद्धांत है विकास का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों समान प्रतिमान का विकास का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है सर दुनिया में हर बालक का विकास होता है, लेकिन सबका एक समान से होता है। यानी विकास के जो अपने पैटर्न हैं वो दुनिया के सभी बालक में दोस्तों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। दोस्तों विकास क्या है? सार्वभौमिक है। लेकिन सर क्या सब हमेशा विकास के सब पक्ष सार्वभौमिक होते हैं क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगला क्या है? बनाम संदर्भ, विशिष्ट संदर्भ। इसका मतलब क्या दोस्तों है? लेकिन क्या बालक का सामाजिक विकास सभी का एक समान होता है क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ कर देखिए दोस्तों, जो जनजाति लोग होते हैं, क्या उनका जो जनजाति लोग होते हैं उनका सामाजिक विकास
एक जो शहरी क्षेत्र में बालक रह रहा है उसका सामाजिक विकास, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक रह रहे हैं उसका सामाजिक विकास, क्या तीनों का एक समान सामाजिक विकास हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां के जो विशिष्ट संदर्भ होगा उसके हिसाब से बालक का दोस्तों क्या होगा? विकास होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि विकास सार्वभौमिक भी होता है और दोस्तों क्या होता है? विकास विशिष्ट संदर्भ में भी होता है। कहना ये चाहता दोस्तों, ये हमारा रहा अंतिम डिबेट दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं बड़े विस्तृत तरीके से मैंने आपको इस सभी डिबेट को, बहस को अच्छी तरीके से मैंने आपको व्याख्या किया है दोस्तों। अब प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लाभ हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को, इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए दोस्तों। इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, इस नेशनल बोर्ड का पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए जाकर के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। साइकोलॉजी बाय राजन सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, साइकोलॉजी बाय राजन सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे फ्री नोट्स पीडीएफ आपको आसानी से दोस्तों मिलता रहे और आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है? इसकी जो प्रैक्टिस है, मैं आपको विकास की जो टॉपिक वाइज मैंने जो प्रैक्टिस आपको करवाया है उसके अंतर्गत आप दूसरी तीसरी प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे, इस टॉपिक से मैंने आपको पहले ही आपको प्रैक्टिस करवा दी है। आपको आसानी से वहां से प्रैक्टिस भी आप आसानी से कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा दोस्तों आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों। आज इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए मैं राजन सर आप सभी का, सभी विद्यार्थियों का, सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच।